नमस्कार। आज की कहानी है विष कन्या। रात को ही सोचकर सोई थी कि सुबह आराम से उठूंगी। अक्सर रविवार की सुबह देर से ही उठना होता है। फ़ोन की घंटी ने अचानक ही नींद से जगा दिया। कान फोड़ू और कर्कश लग रही थी फ़ोन की घंटी। अलसाते हुए सब एक दूसरे को ताकते प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई रिसीवर उठाने की पहल करे। देखो तुम्हारा ही होगा, कहते हुए मृगांक ने पूर्णिमा को ताकीद दी। मैंने अलसा कर और मन ही मन भुनभुना कर रिसीवर मुंह पर लगाते हुए कहा, हेलो। उधर से कानों में रस टपकाती लड़की की आवाज़ आई। जी आप पूर्णिमा जी बोल रही हैं? मैंने झल्लाते हुए कहा। जी कहिए। उधर से आवाज़ आई, देखिए 100 लोगों में से आपके नाम का ड्रॉ निकला है। आपके नाम 1 लाख रुपए का इनाम है, इसलिए हमने आपको फ़ोन लगाया है। मैं सोचने लगी, आए दिन सुनते रहते थे कि आजकल कई कंपनियां इनाम के नाम पर आम जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं। उस लड़की की बात सुनते ही मैं सतर्क हो गई। मैंने कहा, कैसा इनाम? वह समझाते हुए बोली, मैडम हमारी कंपनी लोन देती है और बीमा भी करती है। उस कंपनी के द्वारा कस्टमर को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम की योजना रखी गई है। 1 लाख रुपए की रकम सुनकर मन कुछ उत्साहित हो गया। उसकी आवाज़ फिर आई, मैडम आज रविवार को हमने 10 बजे ग्रांट होटल में एक मीटिंग रखी है। आपको यहाँ आकर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। मैं जैसे नींद से जागी। मैंने उससे कहा, आपका नाम? मैं दीपा जादौन। उधर से खनकती आवाज़ आई। शायद मेरी अनमनस्कता को भांप गई थी। फिर से आग्रहपूर्वक बोली, मैडम आइए ज़रूर, नहीं तो आप इस गोल्डन चांस को खो देंगी। फिर जैसे अपना पासा फेंकती सी बोली, आपके हस्बैंड किस जॉब में हैं? जी हेल्थ विभाग में हैं। सुनते ही जैसे वह खिल गई, डॉक्टर हैं? मेरा सिक्स्थ सेंस चालू हो गया। आवाज़ से तो लगता है ये खूबसूरत है। मैंने टालने के उद्देश्य से कहा, जी मैं अवश्य आती हूँ। फ़ोन की आवाज़ ने सबको जगा दिया था। पति ने मजाकिया लहजे में पूछा, किस चाहने वाले का फ़ोन आ गया सुबह सुबह? बड़ी खिली खिली लग रही हो। मैंने खींचते हुए कहा, मेरी नींद हराम हो गई और आपको चेहरा खिला खिला लग रहा है। आपको दृष्टि दोष हो गया है। घर के कामों में 10 ना जाने कब बज गए थे। 11 बजे फिर से फ़ोन बजा। फिर वही खनकती आवाज़ उभरी, मैडम हम आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आइए। आप कब तक आ रही हैं? मैं सोच रही थी, ये प्लीज़ भी अजब बला थी। सच मानो, सॉरी और थैंक यू से भी बड़ी। सीधे दिल में उतरती चली गई उसकी प्लीज़। न जाने किस परेशानी में कंपनी की सिफारिश कर रही है वह। मैंने कहा, देखिए जब ये घर आएंगे तब मैं आ पाऊँगी। मैडम आप सर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगी। मैं उसे मोबाइल नंबर देने में सकुचा रही थी। आजकल मोबाइल पर ही रिश्ते बनाना आसान हो गया है। मैंने कहा, जी मैं बात करती हूँ, हो सकता है वो किसी मीटिंग में व्यस्त हों। दीपा भी तो यही चाहती थी कि पूर्णिमा ही फ़ोन लगाए। पति दुनिया के सब काम छोड़ सकता है, बीवी के आग्रह को नहीं। पूर्णिमा दीपा की चालाकी नहीं समझ पाई। सहज व सरल स्वभाव वाली गृहस्थी चलाने वाली महिलाएं घर की गाड़ी चलाने में तो निपुण होती हैं, पर दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ परख वो ही समझ पाती हैं जिन्होंने कॉरपोरेट की दुनिया में कदम रख लिया है। उनके लिए व्यक्ति सिर्फ प्राणी नहीं, वरन उपभोग करने का मादा रखने वाला नौसिखिया जीव है, जो आसान तरीकों और थोड़े से प्रलोभन से उनके जाल में फंस जाता है। मैंने तुरंत इन्हें फ़ोन लगाया और याद दिलाया कि होटल जाना है।
हम होटल ग्रांट में पहुँचे। होटल के बाहर ही बैनर लगा था। चमक दमक और साज सज्जा के साथ अंदर उस कंपनी ने आकर्षण की चौपड़ फैला रखी थी। घुसते ही एक काउंटर था जिस पर एक लड़की बैठी थी। उसके पास 2 व्यक्ति पहले से बैठे थे। उनकी भाषा में कस्टमर व्यक्ति की उपमाएं किस तरह बदल जाती हैं समय और परिस्थिति के हिसाब से। व्यवसायिक क्षेत्र में जो कस्टमर है वही जेल की दुनिया में कैदी, अस्पताल में मरीज, वाहन में सवारी और अन्य अनेक जगह अलग अलग नामों का फरेब। कस्टमर किसी प्रपत्र को भरने में लगे थे। हम लोगों को देखकर उसने हंसते हुए स्वागत किया और कहा, हेलो, आई एम स्वाति। कहने के साथ ही उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया, फिर मृगांक से। मृगांक ने भी उतनी ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मैं बारी बारी से दोनों के चेहरे देख रही थी। दाएं तरफ भी एक बड़ी मेज और कुछ खाली कुर्सियां पड़ी थीं। छोटे छोटे काउंटर बना दिए गए थे। हमें बैठने को कहा गया। मेरी नज़रें चारों ओर घूम रही थीं। सामने तख्त रखकर एक छोटी सी स्टेज भी बना दी गई थी, शायद उद्घाटन के लिए, जो अब तक हो चुका था। वहाँ पड़ी कुर्सियों पर 2 सूट बूटेड सज्जन बैठे थे, कुछ कागज़ों में उलझे हुए। लड़की ने हमें एक फॉर्म दिया जिसे भरना था। अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, व्यवसाय आदि। फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी हमने। लड़की ने उस फॉर्म को एक रजिस्टर पर चढ़ाकर एक फाइल में वो फॉर्म रखकर स्टेज पर बैठे सज्जनों की तरफ प्यून से पहुंचवा दिया। होटल के पूर्व दिशा की ओर एक बड़ी सी टेबल थी। वहाँ एक लड़की जींस और जैकेट पहने बैठी थी। कुर्सी पर 2 पुरुष और 2 महिलाएं बैठे थे। लगता था 2 फैमिली हैं। सबको अटेंड करने वाले अलग अलग थे। पुरुषों के लिए ड्रेस कोड था, स्काई ब्लू शर्ट और काली पतलून के साथ लाल कलर की टाई। लड़कियां जीन्स और जैकेट में चहक रही थीं। सब सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी। अब स्कूलों में भी सुदर्शना टीचर की डिमांड होने लगी है। व्यावसायिकता स्तर पर तो और भी अधिक आकर्षक व्यक्तित्व को प्राथमिकता दी जा रही है। डिग्री के साथ सौंदर्य जैसे योग्यता को प्रमुखता न देकर सिर्फ उपयोगिता के रूप में उपभोक्ता का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। उत्पाद बेचना है तो महिलाओं को काम पर लगा दो। अब हम लोगों को दीपा जादौन की टेबल पर बिठा दिया गया था। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, दीपा जादौन। मैंने हाथ मिलाया। फिर मृगांक ने। पुरुषों को हाथ मिलाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। टच थेरेपी जो काम कर रही थी। मृगांक के चेहरे के भाव बदल गए थे। मैंने ध्यान से देखा तो सकपका गए। हंसते हुए उसने हमें बैठने का इशारा किया। बैठकर उसने एक कागज़ पर पेन से कुछ लिखना शुरू कर दिया। जी सर, आपका नाम? मृगांक ढेंगुला। आप शर्मा और ये ढेंगुला, क्या लव मैरिज हुई है? मैंने सोचा ये मना न कर दें, इसलिए तपाक से कहा, जी हाँ। आप किस जॉब में हैं? स्वास्थ्य विभाग में। फिर कुछ याद करती सी बोली, हाँ मैडम ने बताया था। पेन कागज़ पर चलाती हुई बोली, आपको पता है बीमा की कुल कितनी कंपनियां हैं? थोड़ी देर वह रुकी, फिर उत्तर देती हुई बोली, कई हैं, पर उनमें से रजिस्टर्ड केवल 34 हैं, जिनमें से कुल बीमा कंपनी 19 काम कर रही हैं। इनमें से 10 तो चल ही रही होंगी। उसने ध्यानपूर्वक बारी बारी से हमारे चेहरे को देखा। वह संतुष्ट हो गई कि हम ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया, 10 में से आदमी को चॉइस करने में परेशानी होगी। हम एक ही छत के नीचे आपको गाइड करेंगे और सलाह देंगे। देखिए, आदमी 4 सेक्टरों में पैसा इन्वेस्ट करता है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट में और इंश्योरेंस में।
हमारी कंपनी पोस्ट ऑफिस को छोड़कर बाकी तीनों सेक्टरों में काम कर रही है। मैंने कहा, पर हमें तो यहाँ इनाम के लिए बुलाया गया है। वह बोली, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। उसने धीरे से अपनी जैकेट की जिप ऊपर चढ़ाई। हम दोनों का ध्यान उस ओर गया। वहाँ गोरे कबूतरों की जुड़वा जोड़ी हल्की विभाजक रेखा के साथ दिखाई दे रही थी। शरीर कुलाचे मार बाहर निकलने का उद्यत है। उसने समझाना शुरू किया। इसके अंतर्गत मकान निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउस लोन क्लेम सेटलमेंट, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, पेंशन प्लान भी है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। कहकर उसने हमारे चेहरों को बारी बारी से देखा। वह जानती है टैक्स बचाने की सोच हर नौकरी वाला रखता है और अंतिम प्रयास तक उसे बचाए रखने के लिए कई जगह रुपए इन्वेस्ट करता है। वह बोली, देखिए, आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम घर से निकलते हैं कई आशाओं के साथ, पर लौटना अनिश्चित होता है। आज जब हर तरफ आतंक और दुर्घटनाओं का बोलबाला है, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम तो चले जाते हैं, पर हमारे अपने जो उस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उनके लिए हमारी आर्थिक व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। अब उसने मृत्यु और दुर्घटना का भय दिखाकर बीमे की बात शुरू कर दी। हमारे यहाँ एक्सीडेंटल बीमा है। आते जाते जब कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो हम पैसों के लिए मोहताज नहीं होंगे। तभी घंटी बजी और दूसरे टेबल पर अटेंड कर रही लड़की ने कहा, सब इनके लिए ताली बजाइए, इन्हें वीआईपी टिकट किट मिल गई है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। मेरे मन में जिज्ञासा उभर आई। मैंने कहा, यह वीआईपी किट क्या है? दीपा मुस्कुराती है। ये 1 लाख रुपए की एक्सीडेंटल पॉलिसी है जिसे कंपनी चलाएगी। आपको सिर्फ 6,000 रुपये वार्षिक किस्त भरना होगा। इसमें लाइफ के इंश्योरेंस प्लान में 5 वर्षों तक लगातार किस्त भरने पर 20 वर्ष तक रिस्क कवर बनी रहती है। इसमें यदि कोई कस्टमर 3 वर्ष तक भी किस्त जमा कर चौथी 5वीं किस्त जमा न करे तो भी बीमा बना रहेगा। उसमें उसे अपना घोषणा पत्र देना पड़ेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब वह पार्शियल विड्रॉल करे, अर्थात एक किस्त पहले वर्ष की छोड़कर शेष 2 किस्तों का पैसा ब्याज से निकाल सकता है। क्लेम में 16 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अन्य कंपनी के एजेंट वादे तो करते हैं पर उन्हें पूरा नहीं करते। उसकी वाणी में मिठास थी और वह वाक्पटु भी थी। थोड़ा रुककर वह फिर से बोली, 100 रुपये वार्षिक देने पर 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा हो जाएगा जिसे कंपनी चलाएगी, पर उसके लिए आपको बीमा करवाना होगा। मेरा मन व्यग्र हो रहा था। कंपनी की सोची समझी चाल, जिसे ग्राहक कंपनी की मेहरबानी समझ रही है, वह दरअसल ग्राहक की जेब का ही पैसा है जो दुर्घटना में मौत पर ही मिलेगा। जैसे चलती फिरती जिंदगी में अर्थी की तैयारी। एक फ़ोन नंबर लिखकर उसने कहा, हमारी कंपनी का ये मूल नंबर है। आप जिस शहर का कोड लगा देंगे वहीं के चेयरमैन से बात हो जाएगी। बस आपके हाँ करने की देर है। वैसे भी अब केवल 2 ही वीआईपी ऑफ़र बचे हैं। उसने गहरे आत्मविश्वास से इनकी आंखों में झांका। कुछ देर ये भी उसकी आंखों में डूबते उतराते रहे। मैंने कोहनी से इन्हें टच करते हुए इनके सम्मोहन को तोड़ा। इन्होंने कहा, जी देखिए, हमें कोई बीमा नहीं कराना। हम पहले से ही बीमाधारी हैं। जिंदगी के प्रति मोह कितना होता है कि जीते जी मरने के बाद के फ़ायदों के बारे में सोचने लगता है व्यक्ति। अपनी ज़रूरतों में कमी करके एक एक पाई जोड़ेगा। दुर्घटना की आशंका के पहले से व्यवस्था जिंदगी को कितने व्यवहारिक तौर पर देखने लगे हैं हम, एक व्यवसाय और उत्पाद की तरह।
अन्य अटेंडर लड़कियां भी सजी संवरी घूम रही हैं। पेंसिल हिल पहने खट खट की आवाज़ लोगों के कानों में समाती जा रही है। टाइट जींस और जैकेट में वे किसी सुंदर रोबोट का काम कर रही हैं, जिसके इशारे पर कस्टमर अपना सब उनके कहे अनुसार दांव पर लगाने को आतुर है। स्त्री के मानवीय सौंदर्य की सहज अनदेखी हो रही है। उसे सिर्फ देह तक सीमित कर दिया गया है। उसने फिर से पासा फेंकते हुए कहा, देखिए, हमारे यहाँ 18 से 20% इंटरेस्ट मिलता है। फिर प्यून से मुखातिब हुई, ज़रा इनका ऑफ़र चेक करना, उसमें क्या इनाम है। मैंने मृगांक से कहा, कंपनी इसे कितनी सैलरी दे रही होगी? उस सैलरी से ज़्यादा यह श्रम कर रही है। उसे तनख्वाह तो अपनी बुद्धि से मिलती है, पर देह को शस्त्र के समान प्रयोग में लाने का उसे क्या मेहनताना मिलेगा। स्त्री की नई छवि बनाने वालों ने स्त्री को अतिरिक्त मूल्य यानी सिर्फ श्रमिक बनाया है, जिसे मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती, बल्कि मुनाफा मालिकों की तिजोरी में रहता है। सिर्फ सुंदर स्त्री, कामेरी स्त्री, आज़ाद स्त्री, ऐसी सुंदर और स्वतंत्र स्त्री जो राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगमों का माल, ब्रांड और उपभोक्ता सामग्री बेच सके और मालिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे सके, भले ही इस यज्ञ में उसे चौराहे पर निर्वस्त्र होना पड़े। उसने बात बदलते हुए कहा, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। भाभी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? अब वो मैडम की जगह भाभी जी कह रही थी। उसने मेरी पूरी शिक्षा ग्वालियर की नोट की थी और मुझे ग्वालियर के नाम से द्रवित करना चाहती थी। आखिर मायका सब पर्यटन स्थलों से बड़ा होता है। मुझे उसका भाभी जी कहना भला लगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से मृगांक उसके भाई थे। मानवीय संबंध, ब्रांड, उत्पाद और कंपनी की खातिर नवीन रूप और स्वरूप ले रहे थे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? लाइए मैं आपका फॉर्म भर दूँ। आपका नाम? पूर्णिमा शर्मा। अब वह फैमिली एटमॉस्फियर बनाती जा रही थी। आप ग्वालियर में कहाँ हैं? कहकर उसने अपने परिवार का परिचय दिया। मैं गोले के मंदिर पर रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ और 2 भाई हैं। चेहरा देखते हुए उसने फिर से प्रश्न दागा, आपकी शादी कब हुई? इन्होंने जल्दी से कहा, जी 1993 में। वह बोली, मेरी भी सगाई हो गई है, वो भी आर्मी में है, मैसूर में। हॉल में हल्का संगीत बज रहा था। भाभी जी, आपके बच्चे कितने हैं? 2। बड़े का नाम क्या है? ईशान। अरे, ये नाम तो तारे ज़मीन पर फिल्म में था। दूसरा बेटा है या बेटी? दूसरी बेटी है, आयुषी। अब उसने अंतिम हथियार फेंका। आप लोग रिटायर हो जाएंगे तो मकान की आवश्यकता होगी। हर महिला का सपना होता है एक सुंदर घर में रहने का। वह अब मुझे पटा रही थी। उसे गलतफहमी थी कि घर में मेरी चलती है। थोड़ा रुककर बोली, आपका सपना साकार हो सकता है। हम करेंगे आपका सहयोग। हमारी कंपनी आपको लोन दे सकती है। कोने में बैठे कस्टमर को अटेंड करने वाली लड़की ने एक झुनझुना बजाया और कस्टमर पति पत्नी के हाथ ऊपर उठाकर कहा, एक डील फाइनल हो गई है, सब इन्हें बधाइयाँ दें। अब तक मेरे मनोमस्तिष्क पर होम लोन असर करने लगा था। मैंने इनसे कहा, हम कितने दिन से परेशान हो रहे हैं, बैंकों के चक्कर काट काट कर। लोन पास नहीं हुआ, क्यों न इनसे ही लोन ले लिया जाए। मृगांक को लग रहा था कि नशा मुझ पर हावी हो रहा है। उन्होंने कहा, अरे ये लोग अभी तो लुभावने सपने दिखा रहे हैं, बाद में चक्कर लगवाएंगे और ऊपर से इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेंगे। आज जो कुछ भी कंपनियां दे रही हैं वह बाज़ार की और अपनी शर्तों पर।
केवल अपने फ़ायदे के लिए। देखने में लगता है कि ग्राहक का फ़ायदा है, पर असल में कंपनी का फ़ायदा होता है इसमें केवल। वे मुझे समझा रहे थे। और देखो, व्यावसायिक जाल फैलाने के लिए ब्यूटीफुल टीन एजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब विष कन्या लग रही हैं जो अपने कमीशन के फेर में सीधे साधे ग्राहकों के मनोमस्तिष्क में कंपनी का जहर फैला रही हैं। जहाँ एक तरफ आज की स्त्री आत्मविश्वास से भरी है, वहाँ क्या स्त्री का काम सिर्फ सजना संवरना है? ये उत्तेजित मुद्रा में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पंक्तियाँ सुनाते हुए बोले, बंधकी पोषकाः परम रूप यौवनाभिः स्त्रीभिः सेना मुख्यान उन्मादयेयुः। स्त्रियों का पालन पोषण करने वालों को चाहिए कि वे सुंदर रूपवती स्त्रियों के द्वारा प्रमुख व्यक्तियों को प्रमादी बनवा दें। मैंने कहा, तो फिर बीमा ही करवा लीजिए। मैं जोर डाल रही थी, दुकान पर जाओ और खाली हाथ वापस आओ तो अच्छा नहीं लगता, उत्साह कम हो जाता है। और मैं तो कई लोगों को अपने 1 लाख रुपए के इनाम के बारे में बता चुकी हूँ। अब मेरी रेपुटेशन का भी तो सवाल है। मैंने दलील दी। मृगांक कई उदाहरण देकर समझा रहे थे। थोड़ी देर बाद बीमे के उपलक्ष्य में हमारे लिए भी झुनझुना बजाया जा रहा था। हमारी समझदारी को विष कन्या ने डस लिया था। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।